हेलो फ्रेंड्स, आप में से हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, यानी नौकरी करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी दुकान में जॉब करते हैं, जो किसी शॉप में जॉब करते हैं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे हैं जो किसी कोचिंग क्लासेस में या फिर किसी स्कूल में टीचिंग का जॉब करते हैं। लेकिन इन्हीं सब में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस जॉब से पक चुके होते हैं, बोर हो चुके होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब मुझे काम करना नहीं है, क्योंकि वे अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहते, उससे मिलने वाली इनकम से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, उससे मिलने वाले पैसे से संतुष्ट नहीं रहते हैं। सो इन दैट सिचुएशन वे डिसाइड करते हैं कि अब मुझे खुद का बिजनेस ओपन करना है, खुद की कंपनी, खुद का दुकान, खुद का कोचिंग क्लास या फिर खुद का स्कूल ओपन करना है। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपको कोई भी बिजनेस खुद का ओपन करना है, जिसे मैं खुद ओन कर सकूं, जिसका मालिक मैं रहूं, तो इन दैट सिचुएशन आपके दिमाग में क्या आता है कि सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यस, राइट, सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा, यानी मनी, फाइनेंस चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो कि बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में समझे, गहराई से डीपली अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो है लैंड, यानी जमीन। फिर दूसरा कैपिटल, फिर तीसरा लेबर, फिर चौथा एंटरप्रेन्योर। यानी मुझे किसी भी दुकान को शुरू करने के लिए, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए, यानी मुझे प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रोडक्ट और सर्विसेज का, यानी किसी ना किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए मुझे सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार चीज चाहिए। अच्छा, इन चारों चीजों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि किसी एक बंदे को एक मिठाई की दुकान ओपन करनी है, यानी मिठाई की शॉप ओपन करनी है। तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? सबसे पहले उसे चाहिए लैंड। उसने लैंड लिया, लैंड उसे मिली, ठीक है, तो पहला लैंड। अच्छा, दूसरा, उस लैंड के ऊपर चार दीवारी का एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा, एक स्ट्रक्चर। तो वो जो चार दीवारी का स्ट्रक्चर होगा उसे बिल्डिंग बोलेंगे, तो वो बिल्डिंग क्या होगा? कैपिटल। अच्छा, सिर्फ इससे काम चल जाएगा क्या? नहीं। इससे मिठाई की दुकान ओपन हो जाएगी क्या? नहीं। उसके बाद उसे क्या चाहिए? उसे एक एलपीजी गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, जिस पर वो अपनी मिठाई बना सके। सो ये एलपीजी गैस, ये चूल्हा क्या है? कैपिटल है। अच्छा, कढ़ाई चाहिए, बड़ा सा कढ़ाई चाहिए, ये कढ़ाई क्या है? कैपिटल है। तो गैस, चूल्हा और कढ़ाई से काम चल जाएगा? नहीं। अरे, मिठाई बनाने वाला भी तो चाहिए। इट मींस जो मिठाई को बना सके, यानी एक ह्यूमन चाहिए, एक पर्सन चाहिए। तो मिठाई बनाने वाला, जो मिठाई बनाएगा, कौन बनाएगा? पर्सन। उस पर्सन को क्या बोलेंगे हम? लेबर। अच्छा, सिर्फ लेबर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ लेबर से काम नहीं चलेगा, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों को हैंडल करने वाला, यानी इन तीनों को मैनेज करने वाला, सबसे पहले इन तीनों का जुगाड़ करने वाला, इनका इंतजाम करने वाला, इनका बंदोबस्त करने वाला एक चौथा बंदा, यानी एंटरप्रेन्योर चाहिए, यानी मालिक चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए। सो एक ऐसा बंदा जो इन तीनों चीजों का, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों का जुगाड़ करता है, बंदोबस्त करता है, इंतजाम करता है, इन तीनों का ऑर्गेनाइज करता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर, यानी बिजनेसमैन। इन्हें सिर्फ वो ऑर्गेनाइज नहीं करता है, टाइम टू टाइम इन्हें मैनेज करता है, इन्हें हैंडल करता है, इन्हें सुपरवाइज करता है, इनकी चेकिंग करता है, ये ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का। तो ये हमने एक गुड्स के प्रोडक्शन का एग्जांपल लिया, यानी किसी वस्तु के उत्पादन का एग्जांपल लिया। अब हम एक सेवा के उत्पादन का एग्जांपल लेंगे, सर्विस के उत्पादन का एग्जांपल लेंगे, सर्विस के प्रोडक्शन का एग्जांपल। जैसे कि आपको अपनी एक कोचिंग क्लास ओपन करनी है, तो सबसे पहले आपको लैंड चाहिए, इट मींस लैंड। सेकंड, उसके ऊपर चार दीवारी का एक स्ट्रक्चर होगा, यानी बिल्डिंग, उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या सिर्फ इससे काम चल जाएगा? इससे कोचिंग क्लास ओपन हो जाएगी? नहीं। आपको बेंचेस चाहिए, बेंचेस, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ये क्या है? कैपिटल। ठीक है। मार्कर, इंक,
पढ़ाते वक्त यूज होने वाला मार्कर और इंक, ये क्या है? कैपिटल। एसी, फैन क्या है? कैपिटल। क्योंकि आप जो टीचिंग करोगे, जो सर्विस दोगे, उस सर्विस को देने के लिए ये सभी कैपिटल आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। अच्छा, लैंड मिल गया, लैंड के ऊपर बिल्डिंग मिल गई, बेंचेस मिल गए, व्हाइट बोर्ड मिल गए, मार्कर मिल गए, एसी फैन मिल गए, इससे काम चलेगा क्या? नहीं। लैंड और कैपिटल के बाद आपको पढ़ाने वाला चाहिए। पढ़ाने वाला मींस व्हाट? टीचर चाहिए आपको। तो यहां पर हम टीचर को क्या कहेंगे? लेबर। वैसे तो टीचर को हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में प्रोफेशनल कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम टीचर को क्या बोलेंगे? लेबर। लेबर मिल गया। ठीक है। लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों मिल गए। अच्छा, इन तीनों को हैंडल करने वाला एक मालिक चाहिए, यानी एंटरप्रेन्योर चाहिए, जो इन तीनों को क्या कर सके? ऑर्गेनाइज कर सके, इन तीनों को एक साथ ला सके, इनका ऑर्गेनाइज कर सके, इनका इंतजाम कर सके, बंदोबस्त कर सके, और टाइम टू टाइम इन्हें हैंडल, मैनेज और इनका सुपरवाइज कर सके, इन्हें चेक कर सके ये ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये हमने कैसा समझा? एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि हमें किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, लेकिन हमने तो ये बेसिकली अंडरस्टैंड किया। इसकी मीनिंग, लैंड, लेबर और कैपिटल की मीनिंग काफी ब्रॉड है, काफी बड़ी है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए, और डिटेल से समझने के लिए आगे का वीडियो देखिए आप। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक, उत्पादन के घटक। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लैंड, जैसा कि हमने पढ़ा। अब इस लैंड को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लैंड क्या रिप्रेजेंट करता है। लैंड का मतलब सिर्फ एक जमीन नहीं होती, एक खाली जमीन नहीं होती कि जिसके ऊपर हमने एक चार दीवारी का घर खड़ा कर दिया और बिजनेस शुरू कर दिया। लैंड का मीनिंग सिर्फ इतना नहीं है। लैंड का मतलब होता है लैंड से मिलने वाले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नेचर से मिलने वाले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन है, ये सभी चीजें लैंड को रिप्रेजेंट करेंगी। किसको रिप्रेजेंट करेंगी? लैंड को। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के नीचे और पृथ्वी की सतह के ऊपर मिलने वाले जितने भी रिसोर्सेस है, इसे क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेस। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लैंड को। कहने का मतलब अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जितने भी रिसोर्सेस हमें मिलेंगे उसे हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। और ये नेचुरल रिसोर्सेस सीधे सीधे किसे रिप्रेजेंट करेगा? लैंड को। एग्जांपल लेते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या दिखता है आपको? सॉइल यानी मिट्टी। ये मिट्टी कहीं ना कहीं किसी न किसी सामान को, किसी न किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। मिट्टी से क्या बनता है? ब्रिक्स यानी ईंट। तो मिट्टी से क्या बना? ईंट। तो ये ईंट क्या एक प्रोडक्ट है? तो वैसे ही रिवर यानी नदी, फॉरेस्ट यानी जंगल, ये सब चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी सामान को बनाने के लिए हेल्प करती हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करती हैं, प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करती हैं। तो ये था अबव, ये था ऑन द अर्थ। अब बिलो द अर्थ, बिलो द अर्थ क्या है? जमीन के अंदर क्या मिलता है? जमीन के अंदर क्या मिलता है? मिनरल्स एंड मेटल्स यानी खनिज। ये कहने का मतलब फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोना, चांदी, तांबा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लैंड को। इससे क्या बनता है? ज्वेलरी। तो इससे क्या बनता है? ज्वेलरी। तो इसने हेल्प किया क्या बनाने के लिए? ज्वेलरी। तो ज्वेलरी क्या है? एक प्रोडक्ट। ज्वेलरी क्या है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को हेल्प किया किसने? इस लैंड ने। लैंड ने मतलब क्या? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ने। तो वैसे ही अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या है? एयर, सनलाइट, हवा और सूर्य की किरणें। अरे इसका भी यूज होता है प्रोडक्शन में। एक किसके प्रोडक्शन में? नेचुरल गैसेस के प्रोडक्शन में, प्राकृतिक गैसेस के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने समझा, लेकिन ये हमने इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझा। अब इसे कमर्शियल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कमर्शियल लैंग्वेज में लैंड का मतलब क्या होता है। अब लैंड को कमर्शियल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता है, हर एक लैंड की एक मनी वैल्यू होती है, यानी उसकी एक कीमत होती है पैसे में, और उसकी मनी वैल्यू डिपेंड करती है उसके लोकेशन पर, उसकी पोजीशन पर। वो लैंड, वो प्लेस कहां पर सिचुएटेड है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कहने का मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कि वहां पर आधारभूत सुविधाएं हैं कि नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, बिजली का सप्लाई वहां पर है कि नहीं है, पानी का सप्लाई वहां पर है कि नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवे फैसिलिटीज वहां पर है या नहीं है। ये सब चीजें किसे रिप्रेजेंट करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर को। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी लैंड, किसी भी जमीन की वैल्यू को डिसाइड करता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। और अगर वहां पे एडिशनल फैसिलिटीज आ गई, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, हॉस्पिटल, तो उसकी वैल्यू और क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। वहां की रोडवे फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए कि भाई ये जो प्रोड्यूसर है अपने रॉ मटेरियल्स को कैसे लेके आएगा, उसके लिए रोड अच्छा होना चाहिए ना, रोड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अरे मशीन कैसे चलेगी? बिजली होना चाहिए ना, बिजली होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। इसीलिए देखो ज्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं वो शहरों में होते हैं, क्योंकि गांव में वो फैसिलिटीज नहीं मिलती। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और यही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस लैंड की वैल्यू को डिसाइड करता है, उसकी कीमत को तय करता है। और जो कीमत लैंड को मिलती है, जो कीमत जमीन को मिलती है, उसे हम कहते हैं रेंट, यानी किराया, भाड़ा। तो जमीन को क्या मिलता है? रेंट। क्या मिलता है? भाड़ा, किराया। और ये भाड़ा किराया कैसे तय होता है? उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एग्जांपल लेते हैं कि जो गांव की जमीन होती है, जो रूरल एरियाज के लैंड होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? कम। उसका रेंट क्या होता है? कम, एज कंपेयर टू टाउन्स प्लेस। जो टाउन्स होते हैं, जो सिटीज होते हैं, वहां की जमीन होती है, उसके कंपेयर में गांव की जमीन की वैल्यू कम होती है, उसका रेंट क्या होता है? कम होता है, उसका भाड़ा क्या होता है? कम। किसकी वजह से? क्या रीजन है इसके पीछे? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि शहर और गांव के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? डिफरेंस है। जो आधारभूत सुविधाएं शहरों में है, वो आधारभूत सुविधाएं गांव में नहीं है। हालांकि अब हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, अच्छा, बैकवर्ड एरियाज जो पिछड़े इलाके हैं, ठीक है, उस लैंड की भी वैल्यू क्या होती है? कम। जो अंदर है, रोड के अंदर है, मतलब रोड से अंदर है, उसकी भी वैल्यू क्या होती है? उसका भी रेंट क्या होता है? कम। लेकिन जो प्राइम लोकेशन पर होते हैं, प्राइम पोजीशन पर होते हैं, रोड पर होते हैं, एग्जैक्ट रोड पर होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी वजह से? मार्केट की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो ये सब चीजें क्या डिसाइड करती है? रेंट डिसाइड करती है, उसकी वैल्यू डिसाइड करती है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई का लेते हैं। जितने भी साउथ मुंबई के एरियाज हैं, जैसे कि कोलाबा, मालाबार हिल, वर्ली, माहिम, वर्ली, ठीक है, मालाबार हिल, ये सब ऐसे प्लेसेस है जहां की वैल्यू क्या है? काफी ज्यादा है। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट हम नॉर्थ मुंबई में आ जाए, बांद्रा, कुर्ला, अंधेरी, जोगेश्वरी, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी कीमत है, इसका भी रेंट है। लेकिन अगर साउथ मुंबई से कंपेयर करें तो इसका रेंट और इसकी वैल्यू क्या है? कम। इसके पीछे रीजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पीछे रीजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पीछे रीजन क्या है? सोसाइटी। लेकिन अगर हम और नॉर्थ में चले जाए, नालासोपारा, विरार, नायगांव, ठीक है, तो वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? कम। तो इसके पीछे रीजन क्या समझा हमने? इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाएं जो किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए चाहिए होती है। तो इसीलिए लैंड की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। किसकी वजह से? उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड किया। क्या अंडरस्टैंड किया? लैंड। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम एक ही चीज बोलेंगे, लैंड मतलब लैंड से मिलने वाले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस, और लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लैंड को क्या मिलता है? भाड़ा मिलता है। ठीक है, तो ये इसका लैंड का समरी है। अब आते हैं लेबर। ये लेबर क्या होता है? सबसे पहले ये जो लेबर है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इसीलिए लेबर का मतलब होता है काम और काम करने वाला, यानी वर्क और वर्कर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान देना। लेबर का मतलब वर्क भी होता है और लेबर का मतलब वर्कर भी होता है, यानी काम और काम करने वाला, दोनों का मतलब होता है लेबर। ठीक है, अच्छा, इसे समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। लेबर मतलब एक ह्यूमन एफर्ट,
मतलब इंसान के द्वारा किया गया एक मेहनत, एफर्ट, उसका हुनर, उसका स्किल। ठीक है, तो ह्यूमन फैक्टर, लेबर एक ह्यूमन फैक्टर है, एक ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब किसी सामान को बनाने के लिए हमें लेबर की जरूरत होती है, तो इसीलिए लेबर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अच्छा लेबर करता क्या है? लेबर क्या करता है? लेबर अपना मेहनत करता है, अपना एफर्ट करता है गुड्स को बनाने के लिए, अपना दिमाग लगाता है। ठीक है, अपना फिजिकल एफर्ट करता है और मेंटल एफर्ट करता है, दोनों। ठीक है, और तब जाकर के गुड्स क्या होता है? बनता है। गुड्स क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, सामान बनता है, सर्विस बनती है, सेवा बनती है। ठीक है, तब जाकर के ऐसा होता है। ये कहने का मतलब एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट, एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट दैट इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कोई ना कोई मानसिक और शारीरिक मेहनत जो होती है उत्पादन के दौरान, उत्पादन के समय, लेकिन विथ अ व्यू टू अर्न द मनी, विथ अ व्यू टू अर्न द मनी, पैसे कमाने के उद्देश्य से, पैसे कमाने के उद्देश्य से, मनी अर्न करने के उद्देश्य से। कहने का मतलब एक ऐसा पर्सन जो काम करता है, एफर्ट करता है, मेंटल एफर्ट और फिजिकल एफर्ट दोनों, लेकिन मनी अर्न करने के उद्देश्य से, मनी अर्न करने के इंटेंशन से, तभी वो लेबर कहलाएगा। वैसे तो नॉर्मली लेबर हम किसे कहते हैं? जो हाथ काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हाथ काम करते हैं, जैसे कारपेंटर, बढ़ई, फर्नीचर बनाता है, हाथ काम करता है, इसे क्या बोलेंगे? लेबर। कॉबलर, मोची, जूते सिलता है, हाथ काम करता है, इसे भी क्या बोलेंगे? लेबर। तो ये सब क्या है? लेबर। ये रिक्शा पुलर, जो रिक्शा खींचते हैं, हाथ काम करते हैं, इसे भी क्या बोलेंगे? लेबर। ठीक है, ये सब क्या है? लेबर है। लेकिन जो सिर्फ हाथ काम करते हैं वही लेबर नहीं होते, जो मेंटल वर्क कहते हैं उसे भी लेबर कहेंगे हम, वो भी क्या होगा? लेबर होगा। लेकिन ध्यान देना, आप जो कुछ भी काम करोगे उसके पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए कि आपको पैसा मिलना चाहिए बदले में, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए आपको बदले में, तभी आप लेबर कहलाओगे। तो एक जूता सिलने वाला अगर अपनी दुकान पे जाकर के ग्राहक का जूता सिलता है तो वो लेबर है, लेकिन अगर उसके घर पे उसके बच्चे का जूता फट गया, अगर उसका जूता सिलता है, तब वो लेबर नहीं है, क्योंकि अपने बच्चे के जूते को सिलने के लिए वो बच्चे से पैसा नहीं लेता। ठीक है, तो कहने का मतलब बदले में आपको कुछ लेना है, रिटर्न में आपको कुछ लेना है, और लेबर को रिटर्न में जो मिलता है उसे हम कहते हैं वेजेस। क्या कहते हैं? वेजेस। अच्छा, अभी जो मैंने नाम लिया आपको, कॉबलर हो गए, ठीक है, रिक्शा पुलर हो गए, ठीक है, कारपेंटर हो गए, टेलर हो गए, जो मशीन से कपड़े सिलता है, ये सब क्या है? लेबर है। लेकिन ये कैसे लेबर है? फिजिकल लेबर। मैं अब मेंटल लेबर की बात करता हूं, जैसे कि टीचर, टीचर भी क्या एक लेबर है, मेंटल लेबर है। ठीक है, टीचर भी क्या करता है? प्रोडक्शन, उत्पादन। किसका उत्पादन करता है? टीचिंग का। तो टीचर एक लेबर है, और टीचर की जो टीचिंग है, टीचिंग वो एक प्रोडक्ट है, वो एक उत्पादन है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स है वो टीचर के क्या है? कस्टमर है। और जिस कैमरे से ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो कैमरा क्या है? कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि ये कैमरा इस सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है, सेवा का उत्पादन के लिए यूज हो रहा है। तो कहने का मतलब मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, किस लिए? मेरा इंटेंशन क्या रहेगा? मनी अर्न करने का, पैसा कमाने का यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर यही टीचिंग मैं अपने घर पर या फिर अपने फ्रेंड्स को मैं पढ़ा रहा हूं, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, ठीक है, तो मैं उनसे पैसे लूंगा क्या? नहीं। तो इनडायरेक्ट टाइम मैं लेबर कहलाऊंगा क्या? नहीं। लेबर तभी कहलाऊंगा जब मैं बदले में कुछ ना कुछ लूंगा। एक डॉक्टर भी लेबर है, उसका ट्रीटमेंट, वो जो ट्रीटमेंट करता है, वो जो एडवाइस देता है, वो ट्रीटमेंट और एडवाइस उसका प्रोडक्ट है। कहने का मतलब वो सर्विस है, वो कस्टमर को देता है, कहने का मतलब क्लाइंट को, तो वो भी एक लेबर है। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट, वो एडवाइस अपने घर पे किसी को देगा तो उसके बदले में वो पैसा लेगा क्या? नहीं, तब वो लेबर नहीं कहलाएगा। लेकिन अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जब वो ट्रीटमेंट देगा तो वो लेबर कहलाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल और क्लिनिक में वो ऐसा क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए। उसका इंटेंशन क्या होता है? मनी अर्न करना। सो कहने का मतलब अल्टीमेटली लेबर किसे कहेंगे? एक ऐसा पर्सन जो कोई ना कोई काम करे, कहने का मतलब मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क दोनों करे और उसके बदले में
पैसा कमाए, मनी अर्न करे, या फिर कुछ ना कुछ जरूर अर्न करे, तब उसे हम कहेंगे लेबर। अदरवाइज हम उसे लेबर कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए, प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए लेबर की भी जरूरत होती है। तो ये हमने क्या सीखा? लेबर। एक चीज ध्यान देना, लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। क्या मिलता है? वेजेस। डेली बेसिस पे उसे क्या मिलता है? वेजेस। तो ये ध्यान देना, लेबर मतलब काम करने वाला, उसका एफर्ट, उसका मेहनत, और उसे उसके बदले में क्या मिलता है? वेजेस। अब आते कैपिटल। कैपिटल यानी क्या? कैपिटल यानी पूंजी। बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए, प्रोडक्शन और बिजनेस में लगाया गया पैसा, पूंजी, उसे हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक टेलर, ठीक है, उस टेलर के लिए टेलरिंग मशीन, जिस मशीन से वो कपड़े सिलता है, उसे बोलेंगे कैपिटल। उस कपड़े में जो धागा यूज करता है, उसे बोलेंगे कैपिटल, क्योंकि उस मशीन और उस धागे का यूज वो उस कपड़े को प्रोड्यूस करने के लिए कर रहा है। कहने का मतलब अपने बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है। ठीक है, उस कपड़े को वो सेल करेगा, बेचेगा। ठीक है, एक टीचर के लिए उसका व्हाइट बोर्ड, उसका मार्कर, उसका इंक, उसका डिजिटल बोर्ड क्या है? कैपिटल है। एक डॉक्टर के लिए उसकी जो कुर्सी है, उसकी जो कुर्सी है वो क्या है? कैपिटल है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग कंपनी में जितनी भी कुर्सियां, मेज, पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स हैं, वो सब क्या है? कैपिटल है। क्योंकि बैंक में वो जो पीसी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स, वो जो मेज है, कुर्सी है, फर्नीचर है, उसका यूज किस लिए होता है? बैंकिंग को ऑपरेट करने के लिए, कस्टमर को सर्विस देने के लिए। कहने का मतलब कोई भी गुड्स, कोई भी सामान, कोई भी असेट्स और प्रॉपर्टीज, कोई भी संपत्ति अगर हम अपने बिजनेस में, बिजनेस के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। एक कंडीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए यूज, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। अदरवाइज वो कैपिटल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अगर अपने व्हाइट बोर्ड को अपने कोचिंग क्लासेस में यूज करता है बिजनेस पर्पस के लिए, लेकिन अगर उसी व्हाइट बोर्ड को वो अपने घर पर जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करता है, तो वो व्हाइट बोर्ड, वो कैपिटल नहीं होगा, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वैसे ही डॉक्टर जिस कुर्सी का यूज करता है अपने क्लिनिक में, तो वो कुर्सी उसके लिए कैपिटल है, लेकिन अगर उसी कुर्सी को वो अपने घर पर यूज करता है, तो वो उसके लिए कैपिटल नहीं, वो उसके लिए प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो कैपिटल मतलब क्या? ऐसी असेट्स और ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो, ऐसा पैसा, ऐसा संपत्ति जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस, प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो, उसे हम कहेंगे कैपिटल। वही कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो कैपिटल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? कैपिटल। अच्छा, इसका कुछ फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। जो फैक्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जैसे कपड़े की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीन होती है कपड़े को बनाने की, उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। समझ में आ रहा है कि जो पार्ले कंपनी है, पार्ले कंपनी में पार्ले को बनाने के लिए, बिस्किट को बनाने के लिए जो फैक्ट्री है, उसे भी क्या बोलेंगे हम? कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो ये क्या था? कैपिटल। बस एक चीज ध्यान देना है कि जो कुछ भी असेट्स एंड प्रॉपर्टीज है, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, और ना ही सेलिंग पर्पस के लिए, यानी किसी को बेचने के लिए। इसका भी एग्जांपल लीजिए। अगर ये व्हाइट बोर्ड, अगर ये बेंचेस मैं यूज कर रहा हूं अपने कोचिंग क्लासेस में, तो मेरे लिए कैपिटल है। लेकिन एक शॉपकीपर के लिए, एक दुकानदार के लिए जो इसे बेचता है, जो उसे सेल करता है, तो उसके लिए कैपिटल नहीं है, उसके लिए वो प्रोडक्ट है, उसके लिए वो प्रोडक्ट है, उसके लिए वो गुड्स है। ठीक है, तो एक टेलर जिस टेलरिंग मशीन का यूज कर रहा है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए कैपिटल है। लेकिन वही टेलरिंग मशीन एक शॉपकीपर के लिए, एक दुकानदार के लिए, जहां से वो खरीद के लेके आया है, उसके लिए क्या होगा? कैपिटल नहीं होगा, उसके लिए वो गुड्स होगा, सामान होगा। तो यहां पे दो चीज ध्यान देना, ऐसी असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ऐसी संपत्ति, ऐसा पैसा, ऐसा मनी जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो,
पर्सनल पर्पस और सेलिंग पर्पस के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत यूज के लिए नहीं, बेचने के लिए यूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड और ग्रो करने के लिए, टाइम टू टाइम उसे बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और अदर नए नए ब्रांचेस ओपन करने के लिए अगर मैं अपनी असेट्स और प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, अपने पैसे का यूज करता हूं, तभी मैं उसे कहूंगा कैपिटल। बस वो पर्सनल यूज और सेलिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ और लास्ट है एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बिजनेसमैन, व्यापारी। ठीक है, इसे कहते हैं हम एंटरप्रेन्योर, यानी ओनर किसी बिजनेस का। ठीक है, अच्छा, ये बिजनेसमैन यानी ये एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? इसकी क्वालिटीज क्या होती है? इसकी मीनिंग क्या होती है? एंटरप्रेन्योर, इसके ऊपर आपने जितने भी फैक्टर पढ़े, लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को एक साथ लाना, इन तीनों को इकट्ठा करना, इन तीनों का बंदोबस्त, इंतजाम करना, इन्हें ऑर्गेनाइज करना, ये कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मालिक तो होना चाहिए ना। ठीक है, ये इन सब चीजों का जुगाड़ करता है। जमीन चाहिए, लेबर अच्छे चाहिए, कैपिटल चाहिए। सिर्फ इसका जुगाड़ नहीं करता, इन्हें मैनेज करता है, इन्हें हैंडल करता है। ये कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, पहला। दूसरा, एंटरप्रेन्योर और क्या है? अच्छा, एंटरप्रेन्योर क्या करता है? बिजनेस शुरू करता है। क्या करता है? बिजनेस शुरू करता है। किस लिए? फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए, इन फ्यूचर इनकम अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने से पहले उसे प्रेजेंट में क्या उठाना पड़ता है? रिस्क उठाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं कि शुरू में हमें प्रॉफिट हो, समझ में आ रहा? शुरू में हमें अंधाधुंध इनकम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हो सकता है हमें लॉस भी हो। ठीक है, तो कहने का मतलब बिजनेस शुरू करना मतलब एक रिस्क। ठीक है, शुरू में हो सकता है आपको लॉस बियर करना हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यू बनाए रखे तो इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो इसीलिए हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड विलिंग टू टेक द रिस्क। कहने का मतलब समझ रहे हैं? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड विलिंग टू टेक द रिस्क इन ऑर्डर टू मेक मनी। कहने का मतलब एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट करता है और रिस्क उठाने के लिए, जोखिम उठाने के लिए रेडी रहता है। लॉस होगा तो होगा, लेकिन फ्यूचर में तो पैसा कमाएंगे हम। लेकिन आज लॉस सह ले तो चलेगा, फ्यूचर में पैसा कमाएंगे। ये सोच किसकी होती है? एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, अच्छा, इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि जियो ने, यानी मुकेश अंबानी ने, जब ये टेलीकॉम सेक्टर, कहने का मतलब ये जो सिम कार्ड है, स्टार्टिंग में इसने सिम कार्ड फ्री में प्रोवाइड किया सिम कार्ड के बिजनेस में एंट्री करने के लिए। तो स्टार्टिंग में इसने सिम कार्ड सबको फ्री में प्रोवाइड किया, तो इस पर्टिकुलर बिजनेस में इसका लॉस हुआ, लेकिन इस लॉस को सहने के लिए वो क्या था? तैयार था कि एक बार मुझे सिम कार्ड फ्री में सबको प्रोवाइड करना है और एक अच्छी क्वालिटी देनी है, ऐसा उसने सोचा। और आज वो सिम कार्ड के थ्रू सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। कहने का मतलब कोई भी बिजनेसमैन जब अपना नया बिजनेस शुरू करता है तो बहुत सारे बिजनेस वाले अपने प्रोडक्ट को फ्री में बांटते हैं। किस लिए बांटते हैं? कि लोग उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक बार उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कस्टमर ने, तो बार बार उसी के प्रोडक्ट को खरीदता है। तो इसमें फाइनली फायदा किसका होता है? बिजनेसमैन का। और यही किया मुकेश अंबानी ने। ठीक है, स्टार्टिंग में लॉस बियर किया और बाद में उसने प्रॉफिट अर्न किया। तो ये एक बड़े बिजनेसमैन की बात थी। तो एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन की भी यही कहानी होती है कि अगर उसे कोई धंधा शुरू करना है तो एक रेंट पे रूम लेना पड़ेगा, दुकान लेनी पड़ेगी। हो सकता है शुरू में कस्टमर ना आए, उससे काफी प्रचार करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ये शुरू के 6 महीने, 7 महीने, 1 साल उसके यूं ही भाड़े जाते रहेंगे, रेंट जाता रहेगा। हो सकता है उसे इनकम ना आए, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो मेहनत करेगा, बाद में एक समय ऐसा आएगा उसे प्रॉफिट अर्न होगा, और होता है। तो उसने क्या किया? रिस्क उठाया और फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस में, इस लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन आया था एट दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी। ठीक है, तो जिसका बिजनेस था सब बंद हो गया।
ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने रूम छोड़ दिया, अपनी शॉप छोड़ दी, और कुछ ऐसे भी थे 6 महीने टिके रहे, 1 साल टिके रहे, और 6 महीने 1 साल के बाद जब बिजनेस शुरू हुआ तो उन्होंने फिर से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। लेकिन जिन्होंने पूरी तरह से बिजनेस छोड़ दिया, बिजनेस बंद कर दिया, कंपनी बंद कर दी, उनकी जो मशीनरी थी वो लॉस में गई, समझ में आ रहा है, बहुत लॉस में गया, और वो पूरी तरह से हार मान गया और वो छोड़ दिए। लेकिन जिसने कंटिन्यू बनाए रखा, ठीक है, वो आगे आकर के फिर से प्रॉफिट कमाना शुरू किया। तो ये क्या है, उसने रिस्क बियर किया, ठीक है, उसने रिस्क बियर किया, उसने लॉस बियर किया, फिर आगे उसने प्रॉफिट कमाया। तो ये क्वालिटीज होती है एक एंटरप्रेन्योर की। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है, एक इनोवेटर यानी एक रिसर्चर होता है, ठीक है, कुछ नया करने की एबिलिटी होती है उसके अंदर, ठीक है, कुछ नया करने की उसके अंदर एबिलिटी होती है। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, रतन टाटा। रतन टाटा ने बोला मेरा ड्रीम है कि मैं एक ऐसी 4 व्हीलर बनाऊं कि जिसे एक आम आदमी, एक कॉमन पीपल भी परचेस कर सके, लेकिन वो फिर 4 व्हीलर का कॉस्ट, उसका खर्चा, उसका प्राइस काफी कम होना चाहिए, ठीक है। तो उसने अपने मैनेजर्स की मीटिंग रखी, और उस मीटिंग में जितने भी उसके मैनेजर्स थे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जितने भी उसके कंपनी के एक्सपर्ट थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्हें उनकी मीटिंग रखी और उन्हें बोला कि मुझे कम से कम खर्चे में सबसे सस्ता कार बनाना है एक आम आदमी के लिए, कॉमन पीपल के लिए भी, ठीक है। तो जितने भी मैनेजर्स थे उन्होंने क्या बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, बन ही नहीं सकता इतने कम खर्चे की कार। तो रतन टाटा ने क्या बोला, आपको यह सोचना है कि कैसे हम कम से कम पैसे की, कम से कम खर्चे की कार बना सके। आप ये सोचो, आप ये मत सोचो कि नहीं बन सकता। जितना समय आप ये सोचने में लगा रहे हो कि कार नहीं बन सकती, वही टाइम लगाओ आप सोचने में कि कार कैसे बनेगी। और कार बनी, सबसे सस्ती कार बनी, और वो कार क्या थी, नैनो, और मार्केट में आई, लोग उसे परचेस किए, एक आम आदमी ने भी अपने कार खरीदने के सपने को पूरा किया। तो यहां पर रतन टाटा ने क्या किया, यहां पर रतन टाटा ने कुछ नया किया, और यहां पर रतन टाटा ने अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर को, अपने मैनेजर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओस को क्या किया, लीड किया, उन्हें इंस्पायर किया, उन्हें मोटिवेट किया एक सस्ती कार बनाने के लिए। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सिर्फ एक इनोवेटर नहीं, वो एक लीडर होता है, वो एक इंस्पिरेशन होता है। वो अपने वर्कर को, एम्प्लॉय को क्या करता है, इंस्पायर करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक एंटरप्रेन्योर की क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो हर एक लेवल पर, एक छोटी सी छोटी कंपनी में भी यही होता है। एक छोटी सी छोटी कंपनी में एक जो बॉस होता है, मालिक होता है, अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम क्या करता है, लीड करता है। समझ में आ रहा है कि अगर वो कोई गलतियां कर रहा है, कोई मिस्टेक्स कर रहा है, तो उन्हें समझाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उन्हें इंस्पायर करता है, ठीक है, उन्हें पीठ पर ठोकता है। ये क्वालिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होता है, बोलने का हुनर भी होता है कि कैसे अपने एम्प्लॉय से बात करना है, कैसे अपने कस्टमर से बात करना है, अपने मैनेजर से बात करना है, उनसे मीटिंग रखनी है, उनसे कैसे प्यार से बात करना है, क्योंकि वही कस्टमर उसके क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वही उसके कंपनी को क्या लेके जाएंगे, कहां लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। तो ये सब क्वालिटीज किसके अंदर होती है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। लीडरशिप की क्वालिटीज, कम्युनिकेशन स्किल होता है उसके अंदर, ये सब एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और जितने भी फैक्टर हैं, अदर 3 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन्हें ऑर्गेनाइज करता है, इन्हें इकट्ठा करता है, और टाइम टू टाइम इन्हें कंट्रोल भी करता है। समझ में आ रहा है? इन्हें देखता है, इन्हें चेक करता है, ये ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो उन्हें क्या करेगा, लीड करेगा, उन्हें गाइड करेगा, उन्हें सिखाएगा, समझाएगा, और तब जाकर के फाइनली वो क्या अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। ये क्वालिटी होती है किसी एंटरप्रेन्योर की। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक बात और, ये जो मुकेश अंबानी, रतन टाटा और बिल गेट्स, सिर्फ यही एंटरप्रेन्योर नहीं है। आपके पड़ोसी में, आपके नेबरहुड में जो एक ग्रोसरी की दुकान होती है, एक जो राशन की दुकान होती है, वो राशन की दुकान वाला भी एंटरप्रेन्योर है। एक लॉन्ड्री वाला जो कपड़े धोता है और प्रेस करके लोगों को
देता है, लॉन्ड्री वाला वो भी क्या है, एंटरप्रेन्योर। तो ये आज हमने सीखा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, प्रोडक्शन और सर्विस को शुरू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा जरा सा भी, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए।